21.1 प्रस्तावना। क्षेत्रीय पहचान गदागदा समांतर चलती हुई परंतु यदि राष्ट्रीय पहचान के विरोध में न हो तो अक्सर होड़ करती हुई भारतीय लोकतांत्रिक राजनीति का एक बारहमासी लक्षण है। इस क्षेत्रीय पहचान की प्रकृति को उन सामाजिक व सांस्कृतिक प्राप्तियों के लिहाज से विश्लेषित किए जाने की आवश्यकता है जो कार्यरत रही हैं। मतपी क्षेत्र शब्द एक प्रासंगिक शब्द है। क्षेत्रवाद ने उत्तरोत्तर चरणों में, जैसा कि नीचे चर्चा की जाएगी, भारतीय राजनीति के एक विद्वतापूर्ण विश्लेषण में एक विशिष्ट संकेतार्थ ग्रहण कर लिया है। यह शब्द अब उन सभी शक्तियों के संकुलन को इंगित करने के लिए प्रयोग किया जाता है जो सामान्यतः अपकेंद्री, केंद्रवाद व राष्ट्रवाद की ओर ध्रुवीकृत मानी जाती हैं। भारत में क्षेत्रवाद की उत्पत्ति को ऐतिहासिक रूप से सांस्कृतिक विरासत, भौगोलिक पृथक्करण, नुजातीय निष्ठाएं आदि जैसे अनेक कारकों में तलाशा जा सकता है। एक राजनीतिक सिद्धांतवादी के लिए बहरहाल यह राजनीतिक, आर्थिक व नृजातीय प्रपंच के सम्मिश्र के रूप में देखे जाने से कहीं अधिक है। यह उन्नत राजनीति संचेतना, प्रसन्नशील भागीदारी तथा अपर्याप्त संसाधनों के लिए बढ़ती स्पर्धा की अभिव्यक्ति है। आर्थिक शिकायतें जो संभवतः वास्तविक है अथवा समझी जाती हैं, अक्सर किसी क्षेत्र की वंचना को किसी अन्य क्षेत्र हेतु अनुग्रह की कीमत पर प्रोत्साहन देती केंद्र की आर्थिक नीतियों के प्रतिरोध के रूप में व्यक्त की जाती हैं। आंतरिक उपनिवेशवाद की इस प्रक्रिया से संबंधित शिकायतों को अक्सर भाषा स्थिति व नृजातीय संतुलन के विषय में सांस्कृतिक दुश्चिंता बोध के साथ संलिप्त कर दिया जाता है। यही वह संलयन है जिसमें किसी व्यक्ति की पहचान का सारभाग होता है और जो राजनीतिकरण किए जाने पर क्षेत्रवाद को अपनी अंतःशक्ति प्रदान करते हुए संभवतः उग्र रूप ले लेता है। इसका मतलब है कि क्षेत्रवाद बढ़ने के पीछे सामान्य कारक हैं, भारत की सांस्कृतिक, नृजातीय तथा भाषाई विविधताएं हैं। इन विविधताओं की पहचान में ही यह निहित है कि संघवाद को एक संस्थानिक यंत्रवाद के रूप में भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली का नींव का पत्थर माना जाता है, जिसने क्षेत्रीय सामाजिक समूहों, नृजातीय, भाषाई, जनजातीय व सांस्कृतिक को संसाधनों का एक भाग प्राप्त करने व मान्यता हेतु अपनी मांगों को पूरा करने योग्य बनाया है। वास्तव में यह प्रायिकता जिसकी मदद से पहचान आधारित राजनीति में क्षेत्रीय स्तर पर स्वयं को दृढ़ किया है, ने भारतीय संघवाद में एक ऐसे उपादान का निवेश किया है जिसका अनेक अनुमानित संघीय राजनीतिक व्यवस्थाओं में अभाव पाया जाता है, और एक ऐसा प्रभावशाली विकेंद्राभिमुख स्वाभाविक कौशल प्रदान किया जिसने स्वतंत्रता उपरांत राजनीति को एक सूत्र में बांधा। तथापि जैसा कि हम आगे व्याख्या करेंगे, भारतीय संघीय प्रणाली के ऐसे अभिलक्षण भी मौजूद हैं जिन्होंने क्षेत्रीय संघर्ष को जन्म दिया है। क्षेत्रवाद के मुद्दे का एक खास पहलू केंद्र व राज्यों के बीच केंद्रीकरण व विकेंद्रीकरण का इंद्र शक्ति अवमूल्यन का उपयुक्त प्रतिरूप रहा है। उस पर आर्थिक विकास की असमानता ने राष्ट्र निर्माण व राष्ट्रीय एकीकरण की कार्यसूची में अंतर्निहित संतुलित क्षेत्रीय विकास के वायदे की ठुकरा दिया है। 1991 में नई आर्थिक नीतियों के पदार्पण ने संपन्न व पिछड़े क्षेत्रों के बीच साई को और चौड़ा किया है, क्योंकि पिछड़े क्षेत्र निजी निवेश, घरेलू व विदेशी, दोनों को आकृष्ट करने में विफल रहे हैं। इनके अलावा क्षेत्रीय स्वामा की वर्तमान निर्वाचन शक्ति तरीले अन्य कारकों तथा उस गठबंधन राजनीति में राजनीतिक दल प्रणाली के संघीकरण को भी भारतीय लोकतांत्रिक राजनीति के क्षेत्रीयकरण वृद्धि की ओर ले जाते कारकों में गिना जा सकता है, जो एक प्रभावशाली बल के रूप में कांग्रेस के नाते ही उभरी। क्षेत्रवाद की संकल्पना को हम कैसे समझते हैं? क्षेत्रवाद एक जटिल सामाजिक राजनीतिक दृश्य घटना है और सही अर्थों में इस तथ्य के विभिन्न आयामों का विश्लेषण करते समय इसे समझने के लिए विद्वानों ने विभिन्न संकल्पनात्मक प्राधार विकसित किए हैं। मानसिक स्तर तक संकल्पना के रूप में क्षेत्रवाद पर चर्चा शुरू करने से पहले क्षेत्र शब्द को समाना प्रासंगिक होगा। क्षेत्र की संकल्पना सार्थः इस अर्थ में क्षेत्रवाद के किसी भी वैचारिकरण के नितांत अभ्यंतर में निहित है कि यह संकल्पना उस क्षेत्रीय निष्ठा के भवजाल प्रकटन हेतु अस्तित्वपरक आधार प्रदान करती है जो अंततः क्षेत्रवाद के राजनीतिक रूप में व्यक्त हो जाती है। मत की प्रादेशिकता क्षेत्रवाद की आंशिक समझ हेतु आधार प्रदान करती है। समाजशास्त्री गैर भौगोलिक कारकों से अधिक संबद्ध रहे हैं, क्योंकि उनके लिए क्षेत्र हमेशा से एक भौगोलिक सत्ता की बजाय एक विश्लेषण संबंधी विचार अधिक रहा है। चूंकि क्षेत्र के सामाजिक सांस्कृतिक पहलुओं के लिहाज से यह विभिन्न उद्देश्यों हेतु सामाजिक एकत्रीकरण का एक केंद्र माना जाता है। इस विचार से एक प्रवेश विशेष को एक समयावधि तक वैशिष्ट्य अर्जित करते हुए दूर रखा जाता है, जबकि विभिन्न परिवर्तनशील मदें विभिन्न अवस्थाओं में व्यवहृत होती हैं। इन परिवर्तनशील मदों में शामिल है भूगोल, स्थाकृति, धर्म, भाषा, रीति रिवाज, विकास की सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक अवस्थाएं, सामान्य ऐतिहासिक परंपरा तथा अनुभव इत्यादि। मोटे तौर पर समाजशास्त्रियों ने भारत में क्षेत्रों के 4 प्रकारों की पहचान की है: अतीत से जुड़े सर्वमान्य धार्मिक प्रतीकों व मिथकों पर आधारित ऐतिहासिक क्षेत्र, सर्वमान्य भाषा पर आधारित भाषावी क्षेत्र, सांस्कृतिक समरूपता पर आधारित सांस्कृतिक क्षेत्र, और अंततः जाति पद व सांप्रदायिक प्रतिष्ठा जैसे कुछ प्राधारिक सिद्धांतों पर आधारित पहचान वाले प्राधारिक क्षेत्र। 2 निष्कर्ष निकलते हैं: एक, बेशक कोई क्षेत्र एक प्रादेशिक संकल्पना हो, इसके लक्षण विशिष्टतः प्रादेशिक नहीं होते, और दूसरा, क्षेत्रवाद मूल रूप से उनके अपने राजनीतिक नेतृत्व तथा जनसाधारण द्वारा उन क्षेत्रों के भिन्न भिन्न अनुभवों के कारण पैदा होता है। अब चलिए भारत के संदर्भ में क्षेत्रवाद की अवधारणा को मूर्त रूप देते हैं। एक सामान्य वैचारिक अर्थ में क्षेत्रवाद को मोटे तौर पर निम्नलिखित रीति में वर्गीकृत करके विश्लेषित किया जाता है: केंद्र राज्य संबंधों की एक अभिव्यक्ति के रूप में, आंतरिक उपनिवेशवाद के एक परिणाम के रूप में, राजनीतिक एकीकरण प्रक्रिया के एक पूरक के रूप में, राजनीतिक अभिजात वर्ग संबद्ध संघों के शब्दों में, चुनावी राजनीति के अत्यावश्यक हस्यों के एक अपाय के रूप में, उपक्षेत्रवाद के साथ तुलना में, और अंततः एक उदारीकृत होती अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों के बीच प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के संदर्भ में। उपर्युक्त कवन क्षेत्रवाद के भारतीय वैकल्पिक रूप के प्रसमस विचारकों द्वारा क्षेत्रवाद पर कुछ प्रतिनिधि विचारों को हमारे समक्ष लाता है। रशीदुद्दीन सान का तर्क है कि क्षेत्रवाद भारतीय संघवाद की संकल्पना के लिए सर्वाधिक महत्व का है। भारत का एक बहुक्षेत्रीय संघ के रूप में उजालेश करते समय सान तर्क देते हैं कि राष्ट्रीयता तथा जिता की अवधारणा देश की सामाजिक कृतिक विविधताओं की व्याख्या करने के लिए पर्याप्त नहीं है। भारत में क्षेत्रों के विशिष्ट सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, माई, आर्थिक व राजनीतिक संकेदार्य है, और क्षेत्रीय पहचान शब्द भारतीय समाज की बहुलता की एक बोधगम्य अभिव्यक्ति के रूप में लिया जाता है। तथापि जैसा कि ए.के. बरुमा का तर्क है, जातीयता तथा राष्ट्रीयता जैसे कारक नगण्य नहीं किए जा सकते हैं। मैचलर तमिलनाडु, आरक्षण तथा गोरखालैंड में क्षेत्रीय आंदोलनों ने नृजातीयता की एक विशिष्ट भूमिका देखी है।
तब भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में और कश्मीर में कश्मीरी मुसलमान अधिकतर निर्जातीय समूह स्वयं को भिन्न राष्ट्रीयताओं के रूप में मानना पसंद करते को अपरिवर्तनीय रूप से उनमें भारतीय राज्य के प्रति एक प्रकार का विरोध उत्पन्न करता, चूंकि उनकी पहचान का दावा भारतीय राष्ट्र भावना के प्रति द्वेषपूर्ण माना जाता है। डी बर्मन भारत में क्षेत्रवाद को इस रूम में बनते हैं एक सिद्धांत जो एक समूह के भीतर एक क्षेत्रीय आधार पर प्रशासन के विकेंद्रीकरण को सूचित करता है, एक नितांत एक साथ राष्ट्रीय एकता के बोपे जाने के विरुद्ध एक सामाजिक सांस्कृतिक प्रतिआंदोलन, प्रतिनिधि सांस्कृतिक क्षेत्र हेतु और अधिक स्वायत्तता प्राप्त करने पर अभिलक्षित एक राजनीतिक प्रतिआंदोलन। इस संदर्भ में यह गौर करना सुसंगत होगा कि क्षेत्रवाद एक जटिल दृश्यपटना है और इसे केंद्र के सम्मुख एक स्वायत्तता आंदोलन के रूप में अथवा संघीय प्रशासनिक असंतुलनों के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया के क्रम में उतारना अतिसाधारणीकरण करने के समान ही है। पॉल आर ग्वास का तर्क है कि प्रादेशिकता हमें क्षेत्रवाद की दृश्य घटना का मात्र एक आंशिक बोध कराती है और इस कारण इस दृश्य घटना के अन्य आगामों का अन्वेषण अल्पावश्यक है। क्षेत्रवाद के विश्लेषण हेतु एक वैधानिक मार्ग अपनाते समय वह क्षेत्रीय व राष्ट्रीय न्याय क्षेत्र के अधीन आने वाले विषयों के सीमा निर्धारण का आश्रय लेते हैं। इस संदर्भ में तर्क दिया जा सकता है कि इन ज्ञों का कोई संपूर्ण पृथक्करण संभव नहीं हो सकता है। परस्परतः नितांत राष्ट्रीय क्षेत्रीय राज्याधीन बत्रकाली इस धारणा को तथ्य द्वारा सबसे अच्छी तरह चित्रित किया जा सकता है कि कावेरी कर्नाटक व तमिलनाडु के बीच तथा संतुलन यमुना लिंक नहर पंजाब व हरियाणा के बीच नंदी जल बंटवारे जैसी एक क्षेत्रीय समस्या पर राष्ट्र का जान लगा है। इसके अलावा इस प्रकार का मार्ग हमें क्षेत्रीय संघों के लिए उत्तरदायी शक्तियों की प्रकृति का विश्लेषण करने से रोकता है। बात का कहना है कि समाज कि क्षेत्रवाद एक जटिल दृश्यपटना है और इसे केंद्र के सम्मुख एक स्वायत्तता आंदोलन के रूप में अथवा संघीय प्रशासनिक असंतुलनों के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया के क्रम में उतारना अतिसाधारणीकरण करने के समान ही है। पॉल आर ग्वास का तर्क है कि प्रादेशिकता हमें क्षेत्रवाद की दृश्य घटना का मात्र एक आंशिक बोध कराती है और इस कारण इस दृश्य घटना के अन्य आगामों का अन्वेषण अल्पावश्यक है। क्षेत्रवाद के विश्लेषण हेतु एक वैधानिक मार्ग अपनाते समय वह क्षेत्रीय व राष्ट्रीय न्याय क्षेत्र के अधीन आने वाले विषयों के सीमा निर्धारण का आश्रय लेते हैं। इस संदर्भ में तर्क दिया जा सकता है कि इन ज्ञों का कोई संपूर्ण पृथक्करण संभव नहीं हो सकता है। परस्परतः नितांत राष्ट्रीय क्षेत्रीय राज्याधीन बत्रकाली इस धारणा को तथ्य द्वारा सबसे अच्छी तरह चित्रित किया जा सकता है कि कावेरी कर्नाटक व तमिलनाडु के बीच तथा संतुलन यमुना लिंक नहर पंजाब व हरियाणा के बीच नंदी जल बंटवारे जैसी एक क्षेत्रीय समस्या पर राष्ट्र का जान लगा है। इसके अलावा इस प्रकार का मार्ग हमें क्षेत्रीय संघों के लिए उत्तरदायी शक्तियों की प्रकृति का विश्लेषण करने से रोकता है। बात का कहना है कि समाज शक्तियों को भारत को बाद क्षेत्रवादा विकेंद्रीकरण की ओर उकसली है, नैसर्गिक रूप से उनकी अपेक्षा अधिक सशक्त है जो सजातीयता, राष्ट्रीयकरण तथा केंद्रीकरण की पक्षधर है। यह निष्कर्ष निकलता है कि भारत में शांति समेकन प्रक्रिया स्वभावना है और संकेंद्रण के परम बिंदु पर पहुंचते ही शक्ति अनेकीकृत होनी आरंभ हो जाती है। जहां बिंदु पर ग्रास तर्क देते हैं, गोत्रीय राजनीतिक शक्तियों तथा विकेंद्रीकरणशील प्रवृत्तियां अपरिहार्य रूप से तब तक स्वयं को फिर से प्रमाणित नहीं करती जब तक कि राष्ट्रीय नेतृत्व भारतीय संविधान में संघीय प्रावधानों हेतु आयकर एक अधिक निश्चयात्मक समेकन किए जाने का रास्ता नहीं चुन लेता। यह स्पष्ट है कि ब्रास इस अभिप्राय से एक प्रकार के द्वेषपूर्ण चक्का संकेत करते लगते हैं कि केवल एक सशक्त केंद्रीय सत्ता ही अपकेंद्रीय शक्तियों पर नियंत्रण रख सकती है, परंतु साथ ही उनका तर्क है कि क्षेत्रीय शक्तियों अत्यधिक केंद्रीकरण के विरुद्ध प्रतिक्रिया स्वरूप सक्रिय हो जाती हैं। उपर्युक्त से यह निष्कर्ष निकलता है कि क्षेत्रवाद को मात्र संघवाद के शब्दों में अथवा एक वैधानिक संकल्पना के रूप में औके जाने का प्रयास सिद्धांततः अपनी संपूर्णता में इस दृश्यपटना को समझने के लिए अपर्याप्त है। क्षेत्रवाद की प्रकृति का एक अन्य पहलू डंकन बी फॉरेस्टर के लेलों से प्रकट होता है, जिन्होंने क्षेत्रवाद और उपक्षेत्रवाद के बीच भेदमूलक क्षेत्रों के सीमा क्षेत्रीय तथा जनसांख्यिक आकार के लिहाज से किया है। इस प्रकार का तर्क मुश्किल से ही माना जाता है, क्योंकि किसी क्षेत्र का आकार आवश्यक नहीं कि क्षेत्रवाद व क्षेत्रीय आंदोलनों हेतु मापदंड हो ही। इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय व उपक्षेत्रीय सत्ताओं की मांगे व शिकायतें हमेशा ही विभेद्य नहीं होती। बेशक यह माना जाता है कि पूर्ववर्ती के तहत परवर्ती की अपेक्षा अधिक बड़ा क्षेत्र आता है। तेलंगाना के ठोस संदर्भ में उपक्षेत्रवाद का वैचारीकरण करते हुए फॉरेस्टर तर्क प्रस्तुत करते हैं कि ऐतिहासिक व आर्थिक कारक उपक्षेत्रीय पहचानों को जन्म देते हैं और ऐसी बाध्यकारी राजनीतिक प्रतिनिधि संस्कृतियों को प्रोत्साहित करते हैं जो कि न सिर्फ असंबद्ध होती हैं, बल्कि उस भाषावी राज्य के प्रतिनिधित्व काली भाषा, संस्कृति व जाति के बृहत्तर संगठनों के साथ संघर्षरत भी होती हैं। भारत में क्षेत्रवाद का अध्ययन इकबाल नारायण के प्रतिपादनों पर विचार करते समय काफी उपयोगी होगा। उन्होंने क्षेत्रवाद की संभवतः बृहत्तम परिभाषा दी है, जिसमें भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक तथा मानसिक कारक शामिल हैं। यद्यपि उनकी परिभाषा इतनी विस्तृत है, फिर भी वह क्षेत्रवाद का सार्थक्य आत्मसात नहीं कर सकी। इसका अर्थ किसी के लिए प्रायः कुछ भी हो सकता है। वास्तव में उन कारकों की बाहुल्यता जो इकबाल नारायण क्षेत्रवाद की दृश्य घटना के साथ जोड़ना चाहते हैं, राष्ट्रवाद अथवा किसी अन्य जनसामूहिक दृश्य घटना पर भी लागू हो सकती है। यहाँ उत्तर स्वदेशवादी आंदोलन का संदर्भ प्रासंगिक होगा, जो प्रवासियों तथा मातृभूमि पुत्रों के बीच संघर्ष को इंगित करता है। मायर्न वीनर स्वदेशवाद को मुजातीय पहचान के एक ऐसे रूप में मानते हैं जो ऐसे लोगों को एक क्षेत्र विशेष में रहने और काम करने से बहिष्कृत करने की फिराक में रहती है जो स्थानीय अथवा अधिवासी निर्जातीय समूह के सदस्य न हो, क्योंकि वे वहां के जन्मजात नहीं होते। वीनर स्वदेशवाद के विकास हेतु एक पूर्वशर्त के रूप में एक क्षेत्रीय अथवा राष्ट्रीय पहचान के विकसन की ओर इशारा करते हैं। उन्होंने भारत में स्वदेशवादी आंदोलनों को जन्म देने वाले 5 कारकों की पहचान की है। ये हैं सांस्कृतिक क्षेत्र के बाहर से आए प्रवासियों की उपस्थिति, प्रवासियों तथा स्थानीय समुदाय के बीच सांस्कृतिक भेद, कुल आबादी में अन्य समूहों के मुकाबले स्थानीय आबादी की अस्थिरता, अधिवासी मध्यवर्ग के बीच बेरोजगारी का ऊंचा स्तर और सांस्कृतिक रूप से मित्र प्रवासियों द्वारा की जा रही मध्यवर्गीय नौकरियों का एक अच्छा खासा भाग तथा निम्न मध्यवर्गों हेतु शैक्षणिक अवसरों की तीव्र वृद्धि। स्वदेशवादी तथा क्षेत्रीय आंदोलनों की हम कैसे तुलना कर सकते हैं? स्वदेशवादी तथा क्षेत्रीय आंदोलनों के बीच समानता इस तथ्य में निहित है कि ये दोनों ही क्षेत्रीय आधार वाले हैं। भिन्नता निम्नलिखित रीति में निहित है। प्रथम, स्वदेशवादी आंदोलनों से भिन्न क्षेत्रीय आंदोलन आवश्यक रूप से प्रश्नाधीन क्षेत्र के बाहर से आए प्रवासियों की उपस्थिति बप्या प्रवासियों द्वारा मूल निवासियों का शोषण पहले से ही यह मानकर नहीं चलता। इस
यद्यपि उनकी परिभाषा इतनी विस्तृत है, फिर भी वह क्षेत्रवाद का सार्थक्य आत्मसात नहीं कर सकी। इसका अर्थ किसी के लिए प्रायः कुछ भी हो सकता है। वास्तव में उन कारकों की बाहुल्यता जो इकबाल नारायण क्षेत्रवाद की दृश्य घटना के साथ जोड़ना चाहते हैं, राष्ट्रवाद अध्या किसी अन्य जनसामूहिक दृश्य घटना पर भी लागू हो सकती है। यहाँ उत्तर स्वदेशवादी आंदोलन का संदर्भ प्रासंगिक होगा, जो प्रवासियों तथा मातृभूमि पुत्रों के बीच संघर्ष को इंगित करता है। मायर्न वीनर स्वदेशवाद को मुजातीय पहचान के एक ऐसे रूप में मानते हैं जो ऐसे लोगों को एक क्षेत्र विशेष में रहने और काम करने से बहिष्कृत करने की फिराक में रहती है जो स्थानीय अथवा अधिवासी नृजातीय समूह के सदस्य न हो, क्योंकि वे वहां के जन्मजात नहीं होते। वीनर स्वदेशवाद के विकास हेतु एक पूर्वशर्त के रूप में एक क्षेत्रीय अथवा राष्ट्रीय पहचान के विकसन की ओर इशारा करते हैं। उन्होंने भारत में स्वदेशवादी आंदोलनों को जन्म देने वाले 5 कारकों की पहचान की है। ये हैं सांस्कृतिक क्षेत्र के बाहर से आए प्रवासियों की उपस्थिति, प्रवासियों तथा स्थानीय समुदाय के बीच सांस्कृतिक भेद, कुल आबादी में अन्य समूहों के मुकाबले स्थानीय आबादी की अस्थिरता, आदिवासी मध्यवर्ग के बीच बेरोजगारी का ऊंचा स्तर और सांस्कृतिक रूप से मित्र प्रवासियों द्वारा की जा रही मध्यवर्गीय नौकरियों का एक अच्छा खासा भाग तथा निम्न मध्यवर्गों हेतु शैक्षणिक अवसरों की तीव्र वृद्धि। स्वदेशवादी तथा क्षेत्रीय आंदोलनों की हम कैसे तुलना कर सकते हैं? स्वदेशवादी तथा क्षेत्रीय आंदोलनों के बीच समानता इस तथ्य में निहित है कि ये दोनों ही क्षेत्रीय आधार वाले हैं। भिन्नता निम्नलिखित रीति में निहित है। प्रथम, स्वदेशवादी आंदोलनों से भिन्न क्षेत्रीय आंदोलन आवश्यक रूप से प्रश्नाधीन क्षेत्र के बाहर से आए प्रवासियों की उपस्थिति बप्या प्रवासियों द्वारा मूल निवासियों का शोषण पहले से ही यह मानकर नहीं चलता। इस प्रकार स्वदेशवादी आंदोलन हमेशा नृजातीय उत्तमता द्वारा अभिलक्षित नहीं होता है। जैसा कि लेविस पी पिल्ले का विचार है कि राजनीतिक दल क्षेत्रीय संचेतना के उत्प्रेरक की भूमिका निभाते हैं, यह उल्लेख किया जा सकता है कि राजनीतिक दल हमेशा क्षेत्रवाद की राजनीति के लिए अपरिहार्य नहीं होते। विभिन्न प्रकार के आंदोलन अक्सर गैर राजनीतिक दल आंदोलनों को जारी रखते समय किसी भी क्षेत्र के लोगों की ओर से क्षेत्रीय आकांक्षाओं को व्यक्त करने में सक्षम पाए जाते हैं तथा ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन, आसू, तेलंगाना आंदोलन, उत्तराखंड आंदोलन, छत्तीसगढ़ आंदोलन आदि। एक संबद्ध परिप्रेक्ष्य में यह तर्क दिया गया है कि सभी क्षेत्रीय मनोग राजनीतिक अभिजात्य वर्ग संघर्षों के रूप में जन्म लेती है। माइकल हेक्टर ने क्षेत्रवाद के अधममन में बोगदान भारत में क्षेत्रवाद की प्रकृति के विश्लेषण हेतु आंतरिक औपनिवेशिक मॉडल को सुव्यक्त करके दिया है। यह कहते हैं कि क्षेत्रवाद परिधीय संप्रदायों के केंद्रीय संप्रदायों द्वारा शोषण के शस्तविक अथवा लिए गए अर्थ का परिणाम है। सारांशतः यह तर्क दिया जा सकता है कि भारत में क्षेत्रवाद क्षेत्रीय नेतृत्व के लिहाज से एक संगठित प्रयास रहा है कि जरूरी नहीं कि औपचारिक व अनौपचारिक लोकतांत्रिक सभामंचों पर क्षेत्रीय शिकायतों और उम्मीदों को व्यक्त करने में और लोकसम्मत संबंधी हेतु आधिपत्य को प्रयोग करने में किसी राजनीतिक दल से संबद्ध हो ही। यह समुदाय विशेष द्वारा क्षेत्रीय पहचान के अधिक्यन के उस आधार पर होता है जो कि बेहतर संबंधों की खातिर केंद्र के साथ क्षेत्रीय अभिजात्य वर्ग तय कर लेता है। 21.3 औपनिवेशिक काल में क्षेत्रवाद ऐतिहासिक उत्पत्ति। भारत में क्षेत्रवाद को ऐतिहासिक रूप से भारतीय राष्ट्रवाद तथा राष्ट्रवादी आंदोलन के विकास से जोड़ा जा सकता है। प्रसंगतः राष्ट्रवाद तथा क्षेत्रवाद दोनों ने ही राष्ट्रीय आंदोलन राजनीति में जन्म लिया। अखिल भारतीय राष्ट्रीय पहचान ने उपराष्ट्रीय क्षेत्रीय पहचानों का स्थान नहीं लिया, बल्कि वह उनके साथ ही पनपी। अधिकांश उदाहरणों में क्षेत्रीय पहचानों ने राष्ट्रीय पहचान के उद्गमन को पश्चदिनांकित कर दिया और जैसा कि हम चर्चा करेंगे, इनकी राष्ट्रीय एकीकरण व सजातीमत्ता को प्रोत्साहित करने हेतु राष्ट्र राज्य के प्रयास से उभरती समस्याओं से निर्णयात्मक रूप से जोड़ दिया गया है। राष्ट्रवादी नेतृत्व ने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपना असंतोष मतामा और इसके विरुद्ध अपने संघर्ष में भारतीय जनता की एकता को उजागर किया। यही वो रास्ता था जिस पर चलकर कांग्रेस के नेतृत्व वाले उपनिवेश विरोध आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रवाद की 2 प्रमुख अवधारणाएं उभरी, स्वराज तथा स्वदेशी। आधुनिकता एवं राष्ट्रवाद के आगमन के साथ ही जाति, धर्म और जनजाति से ऊपर उठकर बुर्जुआ की निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई। इस परस्पर मिश्रण प्रक्रिया की कीमियागिरी के माध्यम से यद्यपि औपनिवेशिक दबावों के तहत सीमित राष्ट्रीय चेतना की वो धाराएं एक साथ फूटी, एक सर्वभारतीय और दूसरी क्षेत्रीय पूर्ववर्ती खुले दिल से संस्कृति के प्रेक्षित सर्वभारतीय सजातीयता, जैसे कि एक सर्वमान्य अखिल भारतीय परंपरा एवं इतिहास, आर्थिक जीवन व मनोवैज्ञानिक रूपसज्जा पर आधारित भी और क्रम से संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी व हिंदुस्तानी की एकीकारी भूमिका स्वीकार करती थी। क्षेत्रीय संचेतना उस राष्ट्रीय आंदोलन की बुनियाद पर सड़ी थी और उसे बढ़ावा देती थी जो खुले दिल से संबद्ध क्षेत्र की विशिष्ट सजातीयता और उसके संसाधनों व मंडी सुविधाओं पर वास्तविक व अनन्य नियंत्रण हेतु मांगों पर आधारित थी। इसमें इस तथ्य से मदद मिली कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद ने प्रशासन की सुविधा के आधार पर राज्य सीमाएं निर्धारित कर दी और वे प्रमुख भाषाई समूहों के वितरण से मेल नहीं खाती थी। जहां कहीं भी संभव हो, राज्यों का भाषाई विभाजन से संबंधित कांग्रेस की क्षेत्रीय नीति मूल रूप से 1931 के पूर्वार्ध में उसकी अधिकार घोषणा के रूप में व्यक्त और तदोपर्यंत उसके 1945 से 46 के घोषणापत्र में पुनरुक्त की गई। यह निष्कर्ष निकलता है कि भारतीय राष्ट्रवाद में सर्वभारतीय के साथ साथ क्षेत्रीय भावना भी शामिल है। आज यह मोटे तौर पर माना जाता है कि भारत एक बहुराष्ट्रीय राज्य है। उपनिवेश विरोधी संघर्ष के दौरान भारतीय राष्ट्रवाद प्रबल था और उपराष्ट्रीय क्षेत्रवाद दमित था। तथापि उसके बावजूद नेतागण आम जनता की लामबंदी हेतु राष्ट्रवाद का परिमित प्रयोग करते आए थे, यथा महाराष्ट्र में तिलक द्वारा गणपति उत्सव और शिवाजी उपासना का पुनरुद्धार। कुल मिलाकर हालांकि औपनिवेशिक काल को दौरान क्षेत्रीय शक्तियां प्रायः निष्क्रिय हुई क्योंकि वे भलीभांति संगठित नहीं थीं और इसके अत्तावक उस समय कांग्रेस के नेतृत्व वाले उपनिवेश विरोधी आंदोलन का मेहराबी मकसद ब्रिटिश शासन से आजादी हासिल करना था। द्रविड़ और अकाली आंदोलन इसके अपवाद थे। 21.4 क्षेत्रवाद का आधार 1950 से 1960 के दशक।
औपनिवेशवाद के तत्काल बाद ताजा हालातों में क्षेत्रीय समस्याएं मुख्यतः क्षेत्रीय दबावों और इन आंदोलनों के रूप में उभरी जिनका संचलन क्षेत्र भारतीय संघ के विभिन्न राज्यों में संघीय राज्य क्षेत्रीय विभाजन से मेल खाता था। इस संबंध में हम केंद्र राज्य व अंतर्राज्यीय संघर्षों का भी संदर्भ ले सकते हैं यथा वे क्षेत्रीय तनाव अथवा आंदोलन जो राज्य सरकारों द्वारा नेतृत्व प्रदत्त अथवा निर्देशित थे। एक औपचारिक संस्था के रूप में संघवाद को, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, भारतीय संविधान में भारत की क्षेत्रीय विषमजातीयता को मान्यता के रूप में संविधान सभा द्वारा प्रतिष्ठापित किया गया। केंद्रीय सरकारों व राज्यों के बीच उन्हें परस्पर निर्भर बनाते हुए संवैधानिक शक्ति के आवंटन के संबंध में सहकारी संघवाद की संकल्पना के प्रति अपनी निष्ठा के विषय में संविधान के सदस्यों के बीच यह एक तत्काल महसूस की जाने वाली आवश्यकता के कारण था ताकि सांप्रदायिक कट्टरता कम कर सकें, भीषण साध्य संकट से कुशलता से निपट सकें, भारत में राजसी राज्यों को एकीकृत कर सकें और औद्योगिक व कृषिक विकास हेतु नौकरियों शुरू करने व लागू करने का कार्यभार अपने ऊपर ले सकें। यह गौर करना बहरहाल प्रासंगिक होगा कि कुछ सदस्य ऐसे भी थे जिन्होंने अल्पमत में होते हुए भी भारतीय संघीय व्यावत्या में बृहत्तर विकेंद्रीकरण की वकालत की। उनमें से कांग्रेस से संबंध रखने वाले स्पष्टतः पंचायत अथवा ग्राम आधारित महासंघ की गौधीवादी धारणा द्वारा प्रेरित थे जैसी कि कांग्रेस संविधान समिति को प्रस्तुत उनके 1946 के ज्ञापन पत्र में कल्पना की गई थी। तथापि प्रबल दल के रूप कांग्रेस के शक्तिशाली अखिल भारतीय अस्तित्व और विशेषतः मुस्लिम लीग के प्रस्थान के बाद सशक्त क्षेत्रीय अथवा प्रादेशिक रूप से आधारित राजनीतिक दलों के अभाव को सर्वाधिक सत्य प्रतीयमान व्याख्या कहा जा सकता है, जिसकी ही वजह से संविधान सभा ने अंततः एक ऐसा संविधान अंगीकार कर लिया जो अम्बेडकर के प्रसिद्ध शब्दों में समय और परिस्थितियों की आवश्यकतानुसार ऐकिक के साथ साथ संघीय भी हो सकता था। आगे यह कहना अनावश्यक होगा कि भारत की संघीय प्रणाली में शक्ति संतुलन तीन मुख्य परिप्रेक्ष्यों में केंद्र की ओर झुक गया, राज्यों की सीमित राजकोषीय स्वायत्तता, केंद्र की परम संवैधानिक सर्वोच्चता तथा प्रशासनिक क्षमताओं का संतुलन। केंद्र व राज्य दोनों में ही प्रबल दल के रूप में कांग्रेस की विद्यमानता तथा राष्ट्र निर्माण की मेहराबी कार्यसूची ने भी सभी क्षेत्रों के प्रति न्यायसंगत रुख अपनाए जाने हेतु संधीन राजतंत्र की क्षमता पर एक प्रश्न चिन्ह लगाते हुए संघ में केंद्रीकृत प्रवृत्तियों को बढ़ावा दिया। फिर भी हमें मान लेना चाहिए कि हाल के दशकों से भिन्न कांग्रेस पार्टी के पास 1950 व 1960 के दशकों में एक काफी विकेंद्रीकृत तथा लोकतांत्रिक संघीय संगठन था। क्षेत्रवाद की प्रथम महत्वपूर्ण राजनीतिक अभिव्यक्ति 50 के दशक में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन हेतु मांगों के रूप में हुई ताकि प्रमुख भाषाई समूहों के उनके अपने राज्यों में अमेकित किया जा सके। इन समूहों का प्रतिनिधित्व करने वाले राजनीतिक दलों समूहों ने राज्य सीमाओं का पुनरांकन किए जाने की मांग की। तत्कालीन संघीय सरकार ने इन आंदोलनों का प्रतिरोध किया जब कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने राष्ट्रीय स्तर पर तर्क दिया कि ये कोशिका विभाजन रूमी आंदोलन भारतीय संघ के बाल्कन देशों जैसे इंसर की ओर ले जाएगा। राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी थोपे जाने हेतु राष्ट्रवादी नेतृत्व की ओर से किए गए प्रयास ने भी दक्षिण भारत में हिंदी विरुद्ध प्रबल आंदोलन को उकसाया। यह भामाई क्षेत्रवार मूल के विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक उपक्षेत्रों के बीच अपर्याप्त संसाधनों के अभिकर्षित असमान वितरण के परिणामस्वरूप उभरा। इस प्रकार के आंदोलनों में आर्थिक कारक ने एक निर्णायक भूमिका निभाई क्योंकि भारत जैसे एक संसाधन दुर्लभ राज्य में वितरणीय न्याय हेतु भोग ने अपना लोकतांत्रिक आधार विस्तीर्ण कर लेने के साथ ही इस सवावर्धमान प्रापाशा के सामने और सफलता प्राप्त करती। हालांकि सहकारी संघवाद मॉडल में सजातीयत तथा एकता व अखंडता पर अत्यधिक जोर दिए जाने के कारण जैसी कि ऊपर चर्चा की गई, राज्यों के क्षेत्रवाद स्वायत्ता पर आधारित गर्मी विधिसंगत नहीं भागी गई। बंटवारे के बाद ताजा हलालों में सभी अपकेंद्री शक्तियों को अस्सार स्वभावतः प्रतिकारादि कहकर पुकारा गया। कांग्रेस ने स्वतंत्रता पूर्व काल में राज्यों के माधामी पुनर्गठन किए जाने का पक्ष लिया या पेशा की 1920 में नागपुर सत्र के पत्र में प्रमाणित हुआ। यह विभाजनचार भारत में इस सिद्धांत की समर्थक नहीं भी क्योंकि उसे भारत में बाल्कन देशों जैसा हथ हो जाने का भय था। तब इस बात में कोई कौतुक नहीं था कि संविधान सभा में प्रबल मत मजबूत केंद्र के पक्ष में था, परंतु कहा गांधीवादी भी थे जिन्होंने गांधी जी के हिंद स्वराज बोध से प्रेरणा पाकर सत्ता के और अधिक विकेंद्रीकरण के सिद्धांत का समर्थन किया। इस संदर्भ में नाविरुद्दीन अहमद एच, कुंजरू एम, वी कामायत शिब्बन लाल सक्सेना आर के चौधरी वी सरवटे कुलंधर चतीक्षा और बी बस उनमें से अनेक गैर गांधीवादियों के नामों का उल्लेख किया जा सकता है जिनकी स्थिति सामागतः क्षेत्रवादी के रूप में वर्णित की जा सकती है। इसमें स्पष्ट होता है कि किस कारण राज्यों के पुनर्गठन हेतु मांग पर विचार किए जाने हेतु का जून व दिसंबर 1948 में गठित एस के दर तदोपरांत जेबीपी ममिति, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल व पी सीतारमैया थे, के नेतृत्व वाले दोनों ही भाषाई प्रदेश बाधोगों ने इस आधार पर राज्यों के भाषावी पुनर्गठन की मांग को ठुकरा दिया कि इससे राष्ट्रीय एकता को खतरा पैदा होता है। उनका निधार मां की बृहत्तर राज्य भाषापी, निजातीय एवं सांस्कृतिक क्षेत्रवाद की कोशिकीय कुंवरू और के पणिक्कर वाले राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के आधार पर भाषाधी विभाजन होकर रहा। देखें राज्य पुनर्गठन अधिनियम 19,561। महत्वपूर्ण रूप से भाषाई सजातीयता के अलावा अन्य विचारों ने भी राज्यों के पुनर्गठन में भूमिका निभाई। उदाहरण के लिए पंजाब और महाराष्ट्र के मामले में नोरतामी मध्य जातीय धनी किसानों ने इस मांग का समर्थन किया, जबकि उत्तर पूर्व यथा नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा एवं अरुणाचल प्रदेश के मामले में नृजातीय तथा आर्थिक कारकों ने एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। तब धर्म पंजाब और हरियाणा राज्य निर्माण के मामले में एक प्रमुख कारक था। उत्तर भारत के हिंदी भाषी बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश व राजस्थान राज्यों के भीतर विभाजन इतिहास, राजनीति तथा पूर्वराजसी राज्यों को एकीकृत किए जाने की समस्याओं के मुद्दों के साथ हुआ। कुछ अन्य सांस्कृतिक भाषाई प्रांतों ने राज्य का दर्जा केंद्रीय रूप से प्रशासित इकाइयों की बजाय पूर्ण विकसित राज्यों में जथापन के परिणामस्वरूप प्राप्त किया, यथा गोवा तथा हिमाचल प्रदेश। बास का तर्क है कि राज्य पुनर्गठन के उपर्युक्त कप में केंद्र में कुछ अलिलित नियमों का पालन किया। प्रथम, यह मांग स्वभावतः पृथकतावादी अथवा सांप्रदायिक नहीं होनी थी। दूसरे, इस प्रकार की मांग स्वयं उस प्रांत की जनता के काफी बड़े हिस्से की शत्रुता को बुलावा दिए जगह टूमूल स्तर पर जनप्रिय बनाई जानी थी। चूंकि अब यह ताक पर रख दिया गया है राज्यों का भाषाई पुनर्गठन तथा त्रिभाषा फार्मूला स्वीकृत, देखें 1957 में भी हेर की अध्यक्षता में कार्यालयी भाषा आयोग की सिफारिश के आधार पर प्रस्तुत कार्यालयी भाषा अधिनियम 1963 भी एक स्थायी कारक सिद्ध हुआ है। इस फॉर्मूले के तहत राज्य अपनी शिक्षण संस्थाओं में अंग्रेजी प्रांतीय मातृभाषा और एक तीसरी भाषा जी उस प्रांत की न हो अपनाते हैं।
यह एक ऐसे संघ राज्य में हिंदी को प्रोत्साहन देने का एक गैरबमनकारी रास्ता साबित हुआ जहां केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान द्वारा 1961 में कराई गई जनगणना के हिसाब से 197 भाषाएं, बोलियों उपभाषाएं नहीं बोली जाती थी। 1971 की जनगणना के अनुसार यहां 15 लाख से भी अधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली 22 भाषाएं थी। वर्षों से में प्रांतीय भाषाएं अपने अपने राज्यों में विकसित होती रही हैं, अंग्रेजी के प्रभाव को कम किए बगैर, जो कि संघराज्य में राजनीति तथा व्यापार एवं वाणिज्य की असल संपर्क भाषा बनी हुई है। नृजातीय एवं सांस्कृतिक आधार पर जेम्स मैनर एक राज्य क्षेत्रीय आधार वाली 4 विभिन्न प्रकार की प्रांतीय अनन्यताओं की पहचान करते हैं। एक, धर्म की सर्वमान्यता पर आधारित प्रांतीय पहचाने, यथा जम्मू कश्मीर राज्य स्थित कश्मीर घाटी में मुसलमान और पंजाब के मामले में सिख। 2, मूलतः भाषा पर आधारित पहचाने, जैसे आंध्र प्रदेश के तेलुगुओं और तमिलनाडु के तमिलों के मामले में। 3, कनवातीय मूल पर आधारित पहचाने, जैसे उन आदिवासियों के मामले में जो सारस्टंड और छत्तीसगढ़ तथ्यों में प्रसंस्कृति ग्रहण प्रक्रिया भून चुके हैं। और 4, हिमालयी तथा उत्तर पूर्वी राज्यों में रह रहे उन समूहों के बीच जनजातीय पहचाने जो मैदानी क्षेत्रों के लोगों से प्रजातीय रूप से भिन्न है, यथा नागर, बोडो और तथा नीति। नृजातीयता के उपर्युक्त सभी रूपों ने प्रांतीय अथवा उपप्रांतीय आंदोलनों को बढ़ावा दिया है, या तो पृथक राज्य के रूप में स्वागतता की मांग करने अथवा स्वतंत्रता के गत 56 वर्षों में विभिन्न अवधियों में भारत के विभिन्न भागों में संबंध विच्छेद की। वह निष्कर्ष निकलता है कि एक संकीर्णतर, आरोप्य एवं प्रदेश विशेष भाषाई तथा सांस्कृतिक नृजातीय पहचानों पर पूर्ववर्तीता का दावा करती एक पूरी तरह से छाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रीय पहचान का स्थान पृथक राज्य अयता स्वायत्तता के रूप में परवर्ती के बढ़ते अभिकथन द्वारा ग्रहण कर लिया गया है। महत्वपूर्ण रूप से इतिहास, भाषा, संस्कृति एवं राज्य क्षेत्रीय वंशक्रम जैसे सर्वमान्य अभिलक्षणों की संख्या घटने के बावजूद ये सब प्रदेश विशेष नृजातीय, सांस्कृतिक एवं भाषाई पहचाने आवश्यक रूप से प्रच्छन्न राष्ट्रीय पहचाने नहीं है। इसके अलावा ये उन मांगों की प्रकृति के लिहाज से भी भिन्न है जो उनके द्वारा राजनीतिक प्रक्रिया में इस अभिप्राय से की जाती हैं कि बड़ी पहचाने राज्य का दर्जा पाने हेतु प्रयास में प्रवृत्त हो सकती है, जबकि छोटी पहचाने एक वर्तमान राज्य के भीतर स्वायत्तता एवं उचित प्रतिनिधित्व का प्रयास कर सकती है। प्रस्तुत एवं सचेत पहचानों के बीच आगे और अंतर करते हुए झारखंड आंदोलन के अपने महत्वपूर्ण अध्ययन में अमित प्रकाश तर्क प्रस्तुत करते हैं कि कोई भी नृजातीय, सांस्कृतिक एवं भाषाई प्रांतीय समूह जो अपनी पहचान के प्रति आत्मचेत न हो, मूलतः एक समाजशास्त्रीय वर्णनात्मक वर्ग ही बना रहता है और इसे कोई राजनीतिक रूप से प्रारंभिक पहचान समूह का नाम नहीं दिया जा सकता है। इस प्रकार प्रतिवाद भारत जैसे एक संघीय राजतंत्र में एक प्राकृतिक दृश्य घटना है जहां विविधताएं राज्य क्षेत्रीय रूप से सामूहिकृत हैं, प्रायः राजनीतिक, नृजातीय, सांस्कृतिक व भाषाई आधार पर। राजतंत्र की संघीय प्रणाली ने वास्तव में प्रांतवाद को साध्य बना दिया है और साध्य को प्रांतवाद। रशीदुद्दीन खान के शब्दों में, भारत में प्रांतों की सांस्कृतिक विशिष्टता केंद्रीकरण की प्रवृत्ति के विरुद्ध प्रतिकार्य करती है और इस प्रकार संघीय राजनीतिक प्रणाली में एक अपकेंद्री बल का निर्माण करती है। एक समूहित रूप रीति में विभिन्न इकाइयों की विविधताओं को व्यक्त करते हुए यह केंद्रीय सरकार में सत्ता केंद्रण को रोकती है। प्रांतवाद इसी कारण संघवाद की नितांत संकल्पना का आधार माना गया है। 21.5 क्षेत्रवाद में हाल की वृद्धि आर्थिक असंतुलन का कारक। जैसा कि उपर्युक्त चर्चा ने स्पष्ट हुआ, भाषाशीन, संस्कृति तथा धर्म ही ये भी स्वतंत्रता के आरंभिक वर्षों में प्रांतीय पहचान निर्माण का आधार बन गए। प्रारंभिक में 50 के दशक में समूचा महाराष्ट्र विशाल आना अथवा महागुजरात हेतु मौगी में अभिव्यक्ति मिली। जैसी की ऊपर चर्चा की गई, राज्यों के पुनर्गठन से तात्पर्य देखें 1956 का राज्य पुनर्गठन अधिनियम इसी प्रकार की मौगों को स्वीकार कर देने से ही था। एक वर्ग संदर्भ में 60 व 70 के दशकों में भारतीय राजतंत्र के प्रांतीकरण को हरित क्रांति के चलते प्रांतीय बलों के साथ 60 गाड़ में धनी भूमि संपन्न कृषि वर्ग के उदय का श्रेय दिया जा सकता है। संख्यात्मक पसे सशक्त मध्य जातीय प्रबल कृषि वर्ग के नेतृत्व वाले अधिकांश ग्रामीण परिधीय सामाजिक समूहों की बढ़ती भागीदारी के लिहाज से नाव लोकतंत्र के कितार ने इस वर्ग के सत्ता आधार को और अधिक संपीड़ित कर दिया। कृषक मध्यवर्ग के साथ साथ शहरी निम्न मध्यवर्ग भी साहित्य तौर पर वित्तीय व प्रशासनिक मामलों में सत्ताओं के संघीय हस्तांतरण से लाभान्वित होना था। केंद्र राज्य संघों को अनुभव्य बनाए जाने के अलावा इस नए वर्ग बल ने अंतरप्रांतीय तनावों में वृद्धि की और प्रवृत्त किए, क्योंकि परिधीय उपप्रांत आर्थिक रूम के साथ साथ राजनीतिक रूप से भी उपेक्षित महसूस करते थे। यह अशतः कच्छ, सौराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ, तेलंगाना तथा द्वारांड के मामले की भांति आर्थिक भेदभाव की धारणा अथवा तीव्र आर्थिक विकास हेतु आग्रह के आधार पर जर्धमान प्राचीन पहचान के निर्माण को स्पष्ट करता है। अपनी थी सांस्कृतिक जन्मतीय सर्वमान्यता पर पहुंचते विभिन्न उपराष्ट्रीय भाधान समूह की लामबंदी अल्पविका विरुद्ध शिकायत में सहसन की। इसके अतिरिक्त भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम वर्षों में राष्ट्रवादी विकासात्मक कार्यसूची विश्व का शुकाव राज्य नियंत्रणवादी था का महत्व भी स्पष्ट करता है कि क्यों इन प्रांतीय समूहों ने विशेष विकास उपायों हेतु आवश्यकता समेत मांगों की अभिव्यक्ति के अपने मौलिक निर्जातिवादी आधार को परिष्कृत किया, यथामारण्य। इस प्रकार कच्छ, सौराष्ट्र, मराठवाड़ा तथा विदर्भ के लिए विकास बोर्ड गठित करने पड़े ताकि इन प्रांतों की शिकायतों को सुना जा सके। विल्लों ने 50 व 60 के दशकों से ही अपने प्रांतों को राजनीतिक रूप से अधिक प्रबल प्रांतों को लाभ पहुंचाने हेतु अपने ही राज्यों में आंतरिक उपनिवेशों की भांति व्यवहार किए जाते हुए देखा। तथापि प्रबल भाषापी अभिवर्ग पोत लघुतर कम विकसित उपप्रांतों को बृहत्तर भाषाई अंत में सहयोजित करने में सक्षम था। उन प्रांतों के कुसंतुलित आर्थिक विकास के परिणामस्वरूप भाषासी अथवा सांस्कृतिक संसक्ति के नाम पर ऐसा करने में बहुत जला सक्षम नहीं था। सार्वभाग केंद्रों का निर्माण करते प्रबल उपप्रांतों के साथ उनकी को पैसा महा किए जाने के ब्रह्मास्त्र पर उस तथ्य से बल दिया कि इनमें से अधिकांश उपप्रांत अन्यों व प्राकृतिक संसाधनों के विभाव से संपन्न में, यथा झारखंड। इसके अतिरिक्त इस तथ्य ने कि इन बड़े राज्यों में से कुछ जैसे बिहार, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश आर्थिक क्षेत्र में अकर्मण्यता के लिए जाने जाते थे। इन राज्यों के विशिष्ट उपप्रांतों को केरल, पंजाब, हिमाचल प्रदेश तथा हरियाणा की भीति तीव्रतर आर्थिक में सक्षम हुए छोटे राज्यों के विचार से गोदने की ओर प्रवृत्त किया। हाल ही में गोरखालैंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ हेतु अलग राज्य के लिए क्षेत्रीय आंदोलनों का जिक्र इस प्रसंग में विव्या जा सकता है। हम नया किंदा हृदय प्रदेश, ममा उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड, पूर्वांचल एवं हरित प्रदेश तथा बिहार में मिथिलांचल जैसे बड़े राज्यों में विभिन्न उपभाषाई संप्रदायों के अभिकथन का भी संदर्भ ले सकते हैं। तत्पश्चात उनके अनूठे संकेतार्थों वाले इन प्रांतों में राजनीतिक पहचान के उपयुक्त रूप की यथार्थ प्रक्रिया को उन सार्वजनिक नीतियों के कार्यान्वयन से सहसंबद्ध किया जा सकता है जो तथाकथित रूप से प्रांतीय संतुलन पैदा करने पर अभिलक्षित थी। नई नई व्यक्त हुई राजनीतिक पहचानों से उठी राजनीतिक मांगों का समुचित उत्तर देने में नेहरूवियन भारत में अंगीकृत प्रशासन के बुद्धिवादी पूर्णतावादी नौकरशाही मॉडल की विफलता सांस्कृतिक कारकों पर आधार वाक्य के रूप में कही गई तथा असमान एवं अक्षम विकास के अपराध कर्म ने त्रिजातीय स्वायत्ततावादी आंदोलनों की विकासभाव परिभाषा को तर्कसंगति प्रदान की, जैसे झारखंड में
निष्कर्षतः ऐतिहासिक रूप से उपांतिक प्रांतीय समूहों को स्वयं को आत्मस्थित निजातीय पहचानों के रूप में अभिव्यक्त करने हेतु संगठित किया गया है ताकि वे अपने राजनीतिक संसाधन बढ़ा सकें और अपने निजी हित में नीति प्रक्रिया को प्रभावित कर सकें। अभी हाल में इनमें से गोरखालैंड, बोडोलैंड, लद्दाख जैसे कुछ उपप्रांतों को जिला परिषद अथवा स्वायत्त प्रांत का दर्जा दिए जाने से स्थानीय लोगों की विकासात्मक आकांक्षाएं मुश्किल से पूरी हुई है। 30.6 क्षेत्रवाद की राजनीतिक अर्थव्यवस्था भारत संक्रमण में। हाल के दशकों में प्रांतवाद वृद्धि की तहर हेतु उत्तरदायी राजनीतिक कारकों में विभिन्न संप्रदायों व प्रांतों का एक सामाजिक गठबंधन तैयार करने में अपनी क्रमागत चुनावी क्षमता वाले प्रबल दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधपतन का कारक रहा है। कांग्रेस के सलग संगठनात्मक और सैद्धांतिक हाथ के साथ साथ उसकी जनवादी राजनीति और उम्रमूलनवाद वाग्मिकता 60 के दशक में योजनात्मक प्रयासों से रिक्त हो गई तथा 70 के दशक में सभी प्रकार के हितों के समायोजन में उसकी क्षमता में कमी देखी गई। केंद्र में राजनीतिक सत्ता का अति केंद्रीकरण और सार्थक प्रांतीय गैर कांग्रेसी दलों को दुर्बल करने के प्रयास ने जम्मू कश्मीर तथा पंजाब जैसे राज्यों में प्रांतवादी शक्तियों के दृढ़ीकरण की ओर प्रवृत्त किया। इसके अतिरिक्त 60 के दशकोत्तर में हरित क्रांति के दौरान प्रांतीय ग्रामीण अभिजात्य वर्ग के नेतृत्व वाले उन प्रांतीय बलों का उद्गमन देखा गया जिनका राज्य स्तर की राजनीति पर प्रभाव 1977 के चुनावों के बाद काफी सुस्पष्ट हो गया। ये गठबंधन तभी से भारतीय चुनावी राजनीति के विशेष क्षेत्रीय अभिलक्षण बन गए, संघीय के साथ साथ भारतीय दलीय राजनीति के संघीकरण की ओर अभिमुख अनेक राज्यों के स्तर पर भी। इसका श्रेय शासन के स्वाभाविक यल के रूप में कांग्रेस के क्रमिक अधःपतन और रिक्त स्थान को भरने में किसी भी अन्य राष्ट्रीय दल की असमर्थता को दिया जा सकता है। 70 के दशकारंभ से विधानसभा तथा संसदीय चुनावों के विभाजन ने भी राजनीतिक रूप से सशक्त होकर उभरने में प्रांतीय अभिजात्य वर्ग को मौका दिया है। भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम 4 दशकों तक राज्य सरकारों ने विकास हेतु व्यापक रणनीति तैयार करने और क्षेत्र व स्थान के जरिए संसाधनों के प्रवाह को निर्धारित करने के लिए केंद्र पर अत्यधिक भरोसा किया। केंद्र ने राजनीतिक व आर्थिक सत्ता संकेंद्रण को इस आधार पर सही ठहराया कि यह प्रांतों के बीच निष्पक्षता को बढ़ावा देगा और यह सुनिश्चित करेगा कि अल्पतम विकसित प्रांतों को पीछे न छोड़ दिया जाए। इसके अतिरिक्त यह भी तर्क दिया गया कि संसाधनों का केंद्रीय आवंटन संघीय सरकार को वैधता प्रदान करने के अलावा प्रांतों के बीच सत्ता संतुलन भी कायम करेगा। तथापि एक ऐसी स्थिति में जिसमें केंद्रीय वित्तीय अनुदानों में वर्ष दर वर्ष वृद्धियों ने हद कर दी थी, नई आर्थिक नीति लागू किए जाने वाले दिनों में राज्यों को केंद्रीय निधिकरण के स्तर पर आ जाना पड़ा, जिन्होंने स्फीति दर के मुताबिक चलने तक की पहमत नहीं उठाई थी। चूंकि निधियों का अधिकांश आवंटन उन विशिष्ट योजनाओं से जुड़ा है जिन पर ग्राही राज्यों का कोई वास्तविक नियंत्रण नहीं है और जिन्होंने हर बार उन मांगों को उठाने की ओर प्रवृत्त किया है जो दी जाने वाली निधियों से काफी अधिक होती है, अनुदानों का संकेतार्थ यथार्थ की बजाय कहीं अधिक भ्रामक है। हमारे प्रयोजन हेतु महत्वपूर्ण रूप से चूंकि संघीय सरकार की उदारीकरण नीतियों के विपरीत पहलुओं को अनुकूलित कर सोए राजस्व के एक हिस्से को पुनर्प्राप्त करने में समृद्ध राज्य पिछड़े राज्यों की अपेक्षा अधिक समर्थ हैं, यह बात विभिन्न राज्यों के प्रांतीय राजनीतिक अभिजात्य वर्ग में फूट पैदा करती है। विभिन्न राज्यों के राजनीतिक अभिजात्य वर्ग के बीच नतीजन मचीहोर और ईर्ष्याएं अंशतः उन मामलों को स्पष्ट करती हैं जिनमें आर्थिक सुधार उपायों के प्रति राजनीतिक प्रतिरोध को क्षीण किया गया अथवा पूर्णतः केंद्र द्वारा वश में किया गया है। वर्धमान वित्तीय कर संबंधी सुधारों की एक श्रृंखला शुरू करते समय 1991 से जोर निजीकरण, विनियमन तथा विनियंत्रण की नवोदारवादी नीतियों का सहारा लेकर विदेशी सीधा निवेश FDI के साथ साथ पोर्टफोलियो इक्विटी निवेश भी बढ़ाने पर ही रहा है। प्रक्रिया में चूंकि FDI और P के लिए विभिन्न राज्य एक दूसरे से होड़ करते हैं, अंतर्राज्यीय सहयोग के सिद्धांत पर आधारित सहकारी संघवाद का मूल आदर्श ने उत्तरोत्तर रूप से अंतराधिकारिक प्रतिस्पर्धा का मार्ग प्रशस्त किया है। जबकि विकसित आधारभूत ढांचों और बेहतर शासन वाले राज्य अथवा और सटीक रूप से इन राज्यों में कुछ उपप्रांत सभी प्रकार के निवेशों हेतु चुंबक बन गए हैं, अल्प विकसित प्रांतों ने हानि ही उठाई है, न सिर्फ इस वजह से कि वे किसी भी प्रकार के निवेश को आकर्षित नहीं करते बल्कि इस कारण भी कि वे ह्रासोन्मुखी केंद्रीय अनुदानों के भुक्तभोगी है। इस बदले वित्तीय परिवेश में योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद जैसे विद्यमान अंतर्राज्यीय संस्थान राज्यों के बीच उभरकर आती अंतराधारिक प्रतिस्पर्धा के अनुकूल बनने में सक्षम नहीं रहे हैं। आवश्यकता इस बात की है कि दूरसंचार, तेल उत्पादन तथा उपभोक्ता गैटिकाओं जैसे कुछ क्षेत्रों को बढ़ावा देकर कमजोर समेत एक बड़ी संख्या में प्रांतों में विदेशी निवेश को आकर्षित करें। इसके अलावा राज्यों को नैगम, भूमि उपयोग तथा बिक्री कर उगाही करने हेतु और अधिक वित्तीय वाक्ती दी जानी चाहिए ताकि वे केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण का अनुकूलन स्तर प्राप्त करने के लिए अपने पैरों पर लड़े हो सकें।